हेलो, अब उम्मीद करती हूँ आवाज़ जा रही होगी। अब उम्मीद करते हैं आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। अ, हम बात कर रहे थे कि इस क्लास में हमने अभी तक क्या पढ़ा है और आगे हमें क्या पढ़ना है, हमारी क्लास किस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। जो हमारी ये कक्षा है, यह है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को केंद्रित करते हुए चलाई जा रही है। अभी तक हमने इसके अंतर्गत भाषा और बोली किसे कहते हैं, क्या उसमें अंतर है, साथ ही हमने देखा था जो हमारी भाषा के उपक्षेत्र हैं, उत्तर भारत को भाषाई कितने उपभाषाई क्षेत्रों में बाँटा गया है और कितनी उपभाषाएँ उपक्षेत्रों के अंतर्गत रखी गई, 7 उपक्षेत्र हैं, 7 उपक्षेत्रों के अंतर्गत हमने देखा था कि हमारे कुछ भाषाई क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत 7 क्षेत्रों के अंतर्गत और याद रखिए 7 उपक्षेत्रों के अंतर्गत उत्तर भारत को विभाजित किया गया। उत्तर भारत में भी जो आपका अ लेकर जम्मू से लेकर और असम और इधर नीचे महाराष्ट्र तक वाला जो इलाका है गुजरात पश्चिम में देखो तो गुजरात, ये वाला जो क्षेत्र है ये उपक्षेत्र के अंतर्गत विभाजित किया गया था, ठीक है? उसपे हमने बात कर ली है, उसके अंतर्गत कौन-सी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं, ये भी हमने बात कर ली है। उसके कौन से क्षेत्र हैं, क्या उसकी विशेषताएँ हैं, इन सब पर बात की गई है। आपने यदि क्लास नहीं देखी तो आप पीछे क्लास में जाकर देख सकते हैं। आपको क्लास मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है कि वो क्लास किससे संबंधित है। फिर बात करते हैं, तो दूसरी क्लास हमने वर्णमाला पढ़ ली थी और तीसरी क्लास हमने शब्द रचना पर शब्द रचना के अंतर्गत हमने पढ़ा था रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग गुण। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। कौन-कौन से हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ये 5 प्रकार के शब्द हैं, ठीक है? फिर हमने देखा था रचना या निर्माण के आधार पर शब्द, तो इसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि 4 प्रकार के शब्दों को रचना या निर्माण के आधार पर रखा जाता है। हमने उपसर्ग और प्रत्यय की बात कल की कक्षा में कर ली थी, आज हम बात करेंगे समास पे भी हम द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास पर बात कर चुके हैं। आज हम कर्मधारय समास से शुरू करेंगे, एक संक्षिप्त परिचय देते हुए। द्वंद्व समास के अंतर्गत समास के अंतर्गत आपको बताया था समास शब्द का अर्थ संक्षेप है, समेटना और इसका पर्याय अगर हमें देखना है तो संक्षेप या समेटना, अर्थ देखना है छोटा करना, ठीक है? फिर बात करते हैं कि कितने प्रकार के समास होते हैं, तो सामान्यतः 6 प्रकार के समास होते हैं। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव और यदि आपसे पूछा जाए मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं? इन दोनों में अंतर है। सामान्यतः 6 हैं और मुख्यतः 4 हैं। और इस पे मैंने बात की थी कि एक आपका द्वंद्व समास आता है उसके अंतर्गत, तत्पुरुष समास आता है, बहुव्रीहि आता है और अव्ययी भाव। ये 4 समास हैं। अब आप ये कहेंगे कि जो सामान्यतः 2 हैं वो कहाँ गए? तो याद रखिए वो तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। किसका? तत्पुरुष के अंतर्गत, ठीक है? जब मुख्यतः की बात की जाए तो तत्पुरुष और कर्मधारय को तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है? मुख्यतः समास के प्रकार पूछे जाएँ तो 4 बताने हैं। सीधा पूछा है समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है? मुख्यतः में कौन-सा मुख्य समास के अंतर्गत नहीं आता, द्विगु और कर्मधारय नहीं आते हैं, ठीक है? क्योंकि मुख्य समासों में ये 4 रह जाते हैं। हमने बात की थी द्वंद्व, द्वंद्व में हमने देखा था कि यहाँ हम बात करते हैं अस्तित्व की प्रधानता, ठीक है? 2 पदों के मध्य किसकी बात करते हैं? अस्तित्व की प्रधानता, ठीक? की बात की जाती है और इसमें हमने देखा था द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके प्रकार 3 थे, इतरेतर समास, समाहार समास और इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसके अंतर्गत भी हमने जब बात की थी इतरेतर की तो इसमें हमने व्यक्तित्व और अस्तित्व की प्रधानता देखी थी। व्यक्तित्व और अस्तित्व की प्रधानता किस आधार पर देखी थी? कि व्यक्तित्व के आधार पर या फिर वस्तुओं के मध्य हम क्या देखते हैं? अस्तित्व की प्रधानता देखते हैं, 2 तत्वों के मध्य, ठीक है? 2 तत्व में मानवीय तत्व भी हो सकते हैं और प्राकृतिक तत्व भी हो सकते हैं या फिर अ, आपके
अजैविक तत्व हो सकते हैं, कोई भी तत्व हो सकते हैं, ठीक है? अब बात की थी फिर आया था समाहार, समाहार हमारा था समूह को प्रकट करने वाले शब्द, जिनसे समूह का बोध होता है। समूह का बोध का तात्पर्य कैसे? जैसे रोटी-सब्जी तो ये क्या है? ये एक समूह का बोध कराता है, इनको हम साथ में प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? इनके बीच में द्वंद्व है और द्वंद्व किस प्रकार का? समाहार, एक-दूसरे को समाहित करके चलते हैं लेकिन फिर भी इनकी रोटी की अपनी विशेषता है, रोटी का अपना अस्तित्व, सब्जी का अपना अस्तित्व है, ठीक है? अगर हमें दाल-रोटी की बात करनी है, दही-बड़े की बात करनी है, कढ़ी-चावल की बात करनी है, तो ये सब किसके हैं? समाहार हैं, ठीक है? फिर बात आई थी वैकल्पिक। वैकल्पिक में हमने किसकी बात की थी? वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत विपरीत शब्दों की बात की थी। यानी कि वो विपरीत अर्थी शब्द होते हैं, उनमें आपस में विपरीत अर्थ होता है और विपरीत अर्थ भी किस आधार पर है? उनका अपना अस्तित्व है। अगर हम बात करें छोटा, तो छोटे का अपना अस्तित्व, बड़े का अपना अस्तित्व, ठीक है? आज फिर कल वाला काम हो गया, लाइट चली गई है, ठीक है? तो समास पर आकर ही दिक्कत हो रही है। चलिए करा देते हैं, कैमरा बंद कर लूँगी, कोई नहीं। वैसे दिखाई दे रहा है, इतने से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कैमरा अपने आप ही ऑफ हो गया। कैमरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कोई नहीं। अभी हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, इसे बीच में नहीं छोड़ते क्योंकि फिर रह जाता है तो रह ही जाता है, ठीक है? ये आपको समझ में आया, कल हमने इस पे बात की थी, तो विभिन्न छोटा-बड़ा अ, भला-बुरा, कम-ज़्यादा, ये सब क्या है? ये वैकल्पिक के विपरीत अर्थ लिए हुए हैं। स्वस्थ, अस्वस्थ ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी वैकल्पिक के वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है? तो वैकल्पिक द्वंद्व समास आपको बता दिया है। द्विगु के अंतर्गत बताई थी कि बताया गया था कि संख्या पद प्रधान होता है, इसमें संख्या पद प्रधान, तत्पुरुष में कारक पद प्रधान, इन सब पर बात कर चुकी हूँ। कर्मधारय की बात की थी, तो इसमें हमने बात कर चुके थे हालाँकि विशेषण पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? विशेषण पद प्रधान होता है। इसके उदाहरण पर बात कर रहे थे कल। तो जब हम कर्मधारय की बात करते हैं तो कर्मधारय को अगले पेज पे समझाया जाए। कर्मधारय की बात करते हैं तो कर्मधारय के अंतर्गत हमने देखा था कि जिस शब्द का एक पद विशेषण प्रधान होता है, क्या है? जिस शब्द का एक पद विशेषण प्रधान होता है, ठीक है? वहाँ कौन-सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे हमने बात की थी चरण कमल और इसी के साथ मैंने बताया था कि जब हम परिभाषा लिखते हैं तो अधिकांश परिभाषाओं में ये होता है कि कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण प्रधान होता है। क्या लिखा जाता है? पूर्व पद। तो जो चरण कमल पद आता शब्द आता है इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि पूर्व पद के बजाय उत्तर पद प्रधान हो गया। क्योंकि ये पूर्व पद कहलाता है, ये उत्तर पद कहलाता है। बाद वाला उत्तर पहले वाला पूर्व। ठीक है? इसमें पूर्व पद अधिकांशतः होता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप शब्द आ जाते हैं, तो इसीलिए हम सीधा लिख देते हैं कि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि जिस शब्द का एक पद विशेषण प्रधान होता है, क्योंकि इसका उत्तर पद विशेषण प्रधान है। चरण कमल, अब इसका विग्रह क्या करेंगे? चरण के समान कमल या कमल के समान चरण? कुछ नहीं करना। चरण है जो कमल, सॉरी, कमल है जो चरण। क्या करना है इसका विग्रह? कमल है, समानता नहीं है, बल्कि चरण पर कमल का आरोप किया गया है। अगर इसमें आप अलंकार ढूँढेंगे तो रूपक अलंकार मिलेगा, ठीक है? कमल है जो चरण। यहाँ समानता की बात नहीं की जाती है, समानता या तुलना नहीं बताई जाती, बल्कि आरोप किया जाता है, उसको वैसा माना जाता है। तो कमल है जो चरण, ये आरोप है। आरोप किस अलंकार में आता है? रूपक अलंकार में। तो कर्मधारय में जब चरण कमल की बात आए तो विग्रह होगा कमल है जो चरण, ठीक है? ना कि आप करेंगे
कमल के समान चरण, वो आपका विग्रह नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है? फिर नील गाय, गाय की एक विशेष प्रजाति जुड़ी है, नील विशेषण के तौर पर, ये हो जाएगा। नीली है जो गाय, वो उसकी प्रजाति विशेष के कारण वो नीले रंग की दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी प्रजाति का नाम नील है, ठीक है? फिर श्वेत पत्र, इसकी बात हमने की थी। पीतांबर, पीतांबर, नीलांबर, इन पे मैंने बात की थी कि जब पीतांबर की बात आ जाएगी, तो आपको याद रखना अंबर वस्त्र के लिए आता है, आकाश के लिए आता है, लेकिन पीला आकाश तो नहीं होता, पीला वस्त्र होता है। तो यहाँ ये विष्णु के लिए रूढ़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये रूढ़ शब्द में नहीं आता, यानी कि बहुव्रीहि में नहीं आता। बहुव्रीहि में आपको तब रखना है जब किसी कारणवश आपको वहाँ कोई और विकल्प दिख ही ना रहा हो ऐसा करने के लिए, ठीक है? क्योंकि पीताम्बर में जो समास होता है वो होता है कर्मधारय, क्योंकि पीले वस्त्र विष्णु के लिए ही रूढ़ नहीं है। पीले वस्त्र या पीताम्बर शब्द विष्णु के लिए ही रूढ़ नहीं है। पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण भी हैं, तो फिर कृष्ण को भी कहना चाहिए, ठीक है? तो सामान्यतः पीले वस्त्र कोई भी धारण किए हुए, तो पीत अंबर, उस अंबर की विशेषता, उस कपड़े की विशेषता है, तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें कर्मधारय समास, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि ये यहाँ अब दिक्कत नहीं होगी आपको। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुव्रीहि में आते हैं, लेकिन कर्मधारय में भी रखते हैं, ये बात बहुव्रीहि के बाद ही करूँगी, ठीक है? नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो देखिए, अगला हमारा बहुव्रीहि समास। कौन-सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो ऐसे आपने यौगिक रूढ़ के अंतर्गत पढ़ा था कि 2 शब्दों 2 रूढ़ शब्दों के मेल से बने शब्द का जो अर्थ होता है परंपरागत हमने लिया होता है, यानी परंपरा से आया हुआ होता है, परंपरा से ग्रहण किया हुआ होता है, उस शब्द को हम योग रूढ़ कहते हैं। यानी कि योग तो हमने किया, 2 शब्दों का हमें दिखाई देता है योग रूढ़ में, 2 शब्दों का योग हमें दिखाई देता है, लेकिन उसे यौगिक बनाने के लिए हम यौगिक रूढ़ बनाने के लिए हम उसके साथ क्या करते हैं, पहले योग और फिर उस शब्द का जो अर्थ निकलता है योग होने के बाद, वो अर्थ कैसा होता है? अर्थ रूढ़ होता है, अर्थात परंपरा से ग्रहण किया होता है। ये यौगिक रूढ़ के अंतर्गत हमने देखा था। वैसे ही बहुव्रीहि के अंतर्गत है कि जब बहुव्रीहि समास की बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत 2 शब्दों, 2 पदों का मेल कराया जाएगा, 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर। अभी आपको पद, शब्द इनमें भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये भी बताएँगे क्या है पद और शब्द में अंतर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, कौन-सा चिन्ह लगाया मैंने यहाँ पर? ये हंस पद चिन्ह है, ठीक है? अधिक 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर बने शब्द का अर्थ। एक सेकंड प्लीज़, परिभाषा में थोड़ा-सा संशोधन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करना, विस्तार में नहीं समझाना, बहुत संक्षिप्त करके समझाना है, ताकि आप चीज़ें क्लियर रहें। बहुव्रीहि में बात करते हैं 2 पदों से बने शब्द। यहाँ 2 पद वो की बात कर रहे हैं जो हमें सामान्यतः दिखाई देंगे। 2 पदों से बने शब्द का अर्थ, उन दोनों पदों से, दोनों पदों के अर्थ से भिन्न ग्रहण किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि, ठीक है? यहाँ मैंने लिखा 2 पदों से बना शब्द, यहाँ 2 पदों का मैं समास के अंतर्गत बात कर रही हूँ, विग्रह के अंतर्गत नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो जो समास का हमें शब्द दिखाई देगा उसमें कितने पद दिखाई देंगे? 2। 2 पदों से बने शब्द का अर्थ, उन दोनों पदों, यानी कि
जो शब्द बना है, उस शब्द में जो 2 पद आए, उन दोनों पदों के अर्थ से भिन्न ग्रहण किया जाता है, उससे वहाँ हम क्या कहते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसका एक परिभाषा ये दी जाती है कि 2 पदों से बने शब्द का कोई तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है या तीसरा अर्थ व्यक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वहाँ कौन-सा समास होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। उसको भी लिख देती हूँ, जब बात हम करते हैं 2 पदों से भिन्न तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी कि ये दोनों तरीके से पूछा जाता है। ग्रहण किया जाता है यानी कि हम समझते हैं और तीसरा अर्थ व्यक्त होता है तो शब्द के माध्यम से जो आपको बोध हो रहा है उसकी बात करें, दोनों तरीके से सही है। 2 पदों से भिन्न तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है या तीसरा अर्थ व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है? उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण क्या-क्या हो तक सकते हैं बहुव्रीहि के? बहुव्रीहि के जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो पहला नाम आता है लंबोदर। इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको बात करते हैं लंबोदर, ठीक है? अब यहाँ एक है लंबा, एक है उदर, इसमें संधि भी दिखाई देगी आपको जब संधि की बात करेंगे, लेकिन अभी हम समास के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो एक शब्द इसमें लंबा, एक शब्द है उदर, 2 पद इसमें मिल रहे हैं, ठीक है? विग्रह नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2 पद दिखा रही हूँ कौन-कौन से, एक है लंबा, एक उदर, ठीक है? तो लंबोदर का विग्रह क्या होगा? लंबा है जिनका उदर और जिनका उदर लंबा है, उनको किससे जोड़ा गया? उनका अर्थ लिया गया, इनका तीसरा अर्थ क्या ग्रहण किया जाता है? गणेश, ठीक है? लंबे उदर वाले को क्या कहा जाता है? गणेश। तो याद रखिए कि इसका जो अर्थ है ये लंबा ना ही लंबा ग्रहण किया गया, ना ही उदर, इन दोनों से भिन्न अर्थ है गणेश, ठीक है? अर्थात इसे देखेंगे तो इसका अर्थ हमने कहाँ से लिया? परंपरा। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी हम उन पदों को रखते हैं जिनका अर्थ हमने परंपरा से ग्रहण किया हुआ है, ठीक है? लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो गया, नीलकंठ पक्षी भी है लेकिन हम नीलकंठ को शिव से जोड़ते हैं, तो नील और कंठ, नीला है जिनका कंठ, तो कौन है? शिव है, यानी कि इनका अर्थ हमने किससे लिया? परंपरा से क्या माना गया? शिव, ठीक है? ऐसे ही हमारा चतुर्भुज, विष्णु, इनका किससे माना गया? विष्णु से। चतुर्मुख का माना गया ब्रह्मा से, ठीक है? चतुर्मुख का किससे माना गया? ब्रह्मा से, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं पंकज, पंकज शब्द को देख लीजिए, आप कहेंगे इसमें कौन से 2 शब्द आ गए? तो पंकज में पंक प्लस अज है, ठीक है? कुछ लोग इसे कहते हैं पंकज, ठीक है? तो ये पंक प्लस अज है, यानी कि पंक का तात्पर्य कीचड़ और अज का है उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न और कीचड़ में उत्पन्न ये पंकज शब्द रूढ़ है कमल के लिए, ठीक है? किसके लिए रूढ़ है? कमल के लिए। तो आप याद रखेंगे ये सब बहुव्रीहि के अंतर्गत आने वाले हैं। एक आता त्रिवेणी, त्रिवेणी आपको दिखाई देगा कि त्रिवेणी तो 3 धाराओं की बात कर रहा हूँ, वेणी यानी धाराएँ। तो 3 धाराओं का संगम से तात्पर्य है त्रिवेणी और ये त्रिवेणी शब्द अधिकतर त्याग के लिए रूढ़ है। जहाँ 3 नदियों का संगम होता है उसके लिए रूढ़ माना जाता है। हमारे यहाँ त्रिवेणी का तात्पर्य संगम से लिया जाता है और संगम का तात्पर्य हमारे यहाँ त्याग से लिया जाता है। ठीक है? तो ये क्या है? त्रिवेणी शब्द जो है वो रूढ़ है संगम के लिए, 3 धाराओं के संगम के लिए। ठीक है? अगर आपको बहुव्रीहि ना दिया जाए यानी प्रयाग से इसका अर्थ ना लिया जाए और बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है तो दूसरे नंबर पे ये कहाँ चला जाएगा? फिर चला जाएगा ये द्विगु में। जितनी भी संख्या है अगर उसका तीसरा अर्थ के आधार पर शब्द का समास नहीं पूछा, अगर बात करते हैं चतुर्भुज, वहाँ नहीं दिया बहुव्रीहि, तो आप क्या करेंगे? चतुर्भुज को आप ले जाइए बिना कुछ सोचे समझे अ, द्विगु में, ठीक है? चतुर्मुख इसको भी आप द्विगु में रख लीजिए, त्रिवेणी इसे भी आप क्या कहते हैं द्विगु में रख लीजिए जब बहुव्रीहि विकल्प में ना हो तब, ठीक है? एक और आता है त्रिनेत्र, ये किसके लिए रूढ़ है? ये शिव के लिए रूढ़ है। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि अगर त्रिनेत्र देकर आपको विकल्प में बहुव्रीहि दिया है तो पहली प्राथमिकता आपको बहुव्रीहि को देनी है और यदि एग्जामिनर ने आपको शब्द रटने के बजाय आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहा, तो वो क्या करेगा त्रिनेत्र की जगह द्विगु दे देगा, तो वो गलत नहीं होगा, यह ध्यान रखिए।
क्योंकि फिर तीसरे अर्थ के आधार पर नहीं, वो संख्या के आधार पर उसका उत्तर ढूँढ रहा है। ठीक है? तो दोनों तरीके ध्यान रखना, समास का हमें निर्भर करता है कि हम शब्द का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है? तो ये गलती मत कीजिएगा कि एक रटा-रटाया पैटर्न आप समास में पढ़कर चले जाएँ और फिर आपको विकल्प कुछ दिखाई दे रहा, आप कहें एग्ज़ामिनर ने गलत प्रश्न बनाया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग्ज़ामिनर को आप गलत ठहराएँ, ठीक है? जहाँ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के आधार पर काम कीजिएगा कि अगर एक नहीं आ रहा, समास में ऐसा होता है। समास में कोई शब्द एक ही के अंतर्गत आने के लिए रूढ़ नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं अव्ययी भाव समास, क्योंकि हमने 5 समास पढ़ लिए, छठा हमारा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव किसे कहते हैं? याद रखिए यहाँ एक पद है अव्यय, क्या आ रहा है? अव्यय। तो जिस शब्द में अव्यय पद प्रधान होता है, क्या कौन-सा पद प्रधान होता है? अव्यय पद। अब अव्यय पद क्या होते हैं? अगर आपको ये समझ में आ जाए, हालाँकि हम शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत अव्यय को पढ़ेंगे, अव्यय अर्थात अविकारी। शॉर्ट में बता देती हूँ, अविकारी यानी जिनके रूप में जिनमें विकार उत्पन्न ना हो, विकार का तात्पर्य उनके रूप परिवर्तन से आता है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय कहते हैं, ठीक है? तो अव्यय का तात्पर्य किससे? अविकारी से है, अर्थात जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अविकारी पद अव्यय पद प्रधान होगा, ठीक है? अब शब्द समझ लीजिए, शब्द के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाए। अव्यय पद प्रधान होता है और दूसरा जो पद होता है, अव्यय से जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद अर्थ व्यक्त करने के लिए, विशेष अर्थ व्यक्त करने के लिए दूसरा पद, दूसरे पद नहीं, दूसरा पद, दूसरा पद अव्यय पद पर निर्भर होता है। किस पर? अव्यय पद पर निर्भर होता है। ठीक है? अब हमने ऐसा क्यों कहा? परिभाषा पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। एक शब्द आपके पास दिन, कौन-सा दिन, कैसा दिन? हर दिन होता है। ठीक है? सुबह उठते हो तो आपको दिन दिखाई देता है, शाम सूर्य के ढलते ही आपको रात दिखाई देती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन से दिन की, तो ये विशिष्ट इसके साथ एक शब्द हम कोई भी जोड़ेंगे और हम यहाँ जोड़ देते हैं इसके साथ प्रति। तो ये जो प्रति है, ये इस शब्द के अर्थ को विशेष दर्शाने के लिए इस दिन की विशेष निर्भरता किस पे होगी? प्रति पे। और प्रति ऐसा शब्द है जिसके साथ जुड़ेगा उसके अनुसार अर्थ देने लगेगा। हालाँकि अपना भी एक स्वतंत्र अर्थ है प्रति, लेकिन जिसके साथ जुड़ता है उसके साथ उसी के अनुसार अर्थ देने लगता है। तो प्रतिदिन, तो यहाँ प्रतिदिन हमारा क्या हो गया? कि प्रति अव्यय हो गया और दिन दूसरा पद हो गया। इस आधार पर हमारा एक पद अव्यय। तो इसीलिए इस दिन की प्रधानता किस पर है? कौन-सा पद प्रधान हो गया? जिसके माध्यम से हम समास भी जोड़ सकते हैं, अव्यय पद। इसीलिए कहा गया कि जिस शब्द का एक पद अव्यय प्रधान होता है और दूसरा पद उस अव्यय पर निर्भर होता है, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है? दूसरा इसका एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जो आपने अभी तक 5 समास पढ़े, अगर कोई शब्द उन पाँचों में फिट नहीं होता, तो फिर वो अव्ययी में चला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई शब्द यदि अभी तक जो आपने द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास पढ़े, उनमें फिट नहीं होता है, तो फिर आप उसे अव्ययी भाव में भी रखेंगे। जैसे एक शब्द आता है यथाशीघ्र, शीघ्र की बात करें लेकिन जितनी जल्दी, ठीक है? यथासंभव, जैसे संभव, ठीक है? ये सब अगर आपसे पूछा जाए, सरासर को कहाँ रखेंगे? सरासर शब्द आपने पढ़ा था देशज में, लेकिन आपसे समास में पूछा जाए कि सरासर कहाँ आएगा? तो अब देखिए, सरासर ये ना तो आप इसको द्वंद्व में रख सकते हैं, संख्या इसमें है नहीं, इसमें कोई विशेषण नहीं है, इसमें आपको कोई कारक पद प्रधान नहीं दे रहा और तीसरा अर्थ है नहीं, कहाँ रखेंगे? अव्ययीभाव में, ठीक है? सरासर हो गया, अजन्मा हो गया, ठीक है? अजन्मा की जगह आजन्म कीजिए, क्योंकि अजन्मा को बहुत बार कृष्ण से जोड़ दिया जाता है,
अजन्मा नहीं, अजन्मा को बहुव्रीहि में रखा जाता है, इसीलिए यहाँ शब्द का संशोधन कीजिए। दोनों में समास होता है, एक शब्द है आजन्म, आजन्म यानी जीवन भर, तो समास आ जाएगा अव्ययी, इसमें आ अव्यय हो जाएगा और यदि आपसे पूछा जाता अजन्मा, तो अजन्मा में समास हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है? इसमें समास कौन-सा हो जाएगा? सिर्फ आप देखिए एक मात्रा के अंतर के आधार पर, ये जो अ की मात्रा है, ये अ के स्थान से हटकर म के साथ चली गई, इस आधार पर समास कर सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ ये समास आप याद रखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप हर तरीके से इनको कर लेंगे, ठीक है? एक और समास आता है नहीं समास एक आता है यज्ञ समास, नैया समास, नज़्य, के याद कौन-सा आता है? नज़्य समास। उसे भी यहाँ बता देते हैं। कभी-कभी पूछ लिया जाता है, ये यूपी ट्रिपल एससी ऐसे काम कर चुका है, तो तब से विशेष ध्यान देना पड़ता है कि कहीं किसी परीक्षा में ऐसा ना हो कि पूर्व प्रश्नों में से किसी प्रश्न को उठा लिया जाए, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है यदि आपने उसे नहीं पढ़ा। जो हमारा नेय समास होता है, इस नेय समास के अंतर्गत जो नकारात्मक शब्द होते हैं, जिनसे नकारात्मकता का बोध होता है, उनको रखा जाता है। अगर ये नहीं दिया तो वो अव्ययीभाव का अंग है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करती हूँ बेरोज़गार, तो ये नकारात्मकता को दर्शा रहा है। लेकिन नकारात्मकता को दर्शाते हुए यदि आपको वहाँ विकल्प में नैय दिया है, तो आप उसमें रखेंगे और ये विकल्प में नहीं दिया है, तब आप अव्ययीभाव समास के अंतर्गत उसे रखेंगे। ठीक है? तो नकारात्मक शब्दों का बोध जब होता है, तो हम उसे कहाँ रखते हैं? नकारात्मक शब्दों का बोध जिन पदों में हमें दिखाई देता है, उसे हम रखते हैं नैया समास के अंतर्गत। यहाँ नकारात्मकता का नकारात्मकता का बोध, तो वहाँ हम उन शब्दों को कहाँ रखते हैं? नैया समास के अंतर्गत, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, इस पर विशेष ध्यान इसलिए दिला रही हूँ क्योंकि यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी प्रश्न पूछ चुका है, और आगे भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैंने बेरोज़गार को अभी आपके समक्ष यहाँ रखा है, ठीक है? बेरोज़गार दोनों जगह आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन विकल्प आधारित प्रश्न बनेगा यहाँ। नकारात्मक शब्दों के साथ क्या है कि विकल्प आधारित हो जाता है, क्योंकि जो नकारात्मक शब्द हैं, अगर नैया समास विकल्प में नहीं है, तो अव्ययी भाव में रहेंगे। ठीक है? बेवजह, बेरोज़गार, अधर्म, ये सब कहाँ चले जाएँगे? ठीक है? ये सब चले जाएँगे नैया समास में, और नैया विकल्प में नहीं है, तो ये रहेंगे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। ठीक है? उम्मीद करती हूँ समास आपको समझ आ गए होंगे। अब समास में आपको दिक्कत नहीं होगी, और बाकी जो आपकी स्थिति है, उसका मूल्यांकन, उसका आकलन प्रश्नावली से किया जाएगा। और जैसे ही ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उसके बाद प्रश्नावली भी आपकी आएगी, लेकिन एक बार पहले हिंदी खत्म करा दी जाए, उसका रिवीजन ज़रूरी है। अगला टॉपिक हमारा संधि। किस पे बात करेंगे? संधि। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़, ठीक है? क्या होता है? मेल या जोड़, ठीक है? सीधा कहते हैं जोड़ना। अब यहाँ किसको जोड़ रहे हैं? समास के अंतर्गत आपने शब्दों को क्या किया? 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर एक शब्द में बात कह दी, यानी कि समेट लिया। फैले हुए जो विभिन्न शब्दों में कोई बात फैली हुई थी, उसे एक शब्द में व्यक्त कर दिया। संधि के अंतर्गत आप जो मेल करेंगे, वो वर्णों का मेल करेंगे। किसका मेल करेंगे? वर्णों का। तो यहाँ मेल किसका होता है? ये शब्दों का मेल नहीं होता है, ये वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है संधि में? वर्णों का। जो परिभाषा दी जाती है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या परिभाषा दी जाती है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्पन्न विकार की बात की जाती है, बने वर्ण की बात नहीं की जाती। क्योंकि जब स्वर संधि में रहेंगे तो एक नया वर्ण दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप व्यंजन संधि में रहेंगे, तो वहाँ 2 वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन दिखाई देगा। क आपको ग में परिवर्तित होता हुआ दिख जाएगा।
का आपको द में परिवर्तन, तो वहाँ क्या वर्ण परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ क्या कहा, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहाँ ये नहीं कहते 2 वर्णों के मेल से बने वर्ण को संधि कहते हैं, ठीक है? या शब्द को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का तात्पर्य बीमारी से नहीं है, विकार का तात्पर्य परिवर्तन से होता है, ठीक है? एक स्वस्थ मनुष्य है, यदि उसे बुखार हो जाता है तो उसे क्या होता है? विकार होता है, यानी कि उसकी जो शरीर है उसमें परिवर्तन हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ठीक है? अब वो असहाय महसूस कर रहा है, तो वो असहाय क्या है उसका असहायपन? असहायपन उसके शरीर में आया हुआ विकार है, ठीक है? तो रोग को विकार इसलिए कहा जाता है कि स्थिति में परिवर्तन होता है, तो यहाँ विकार शब्द का तात्पर्य परिवर्तन से लिया गया। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा ऐसे ही पूछी जाती है, एज़ इट इज़ पंक्ति में यही दिया होगा, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या, वो 2 वर्ण भी हटा देगा, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को लिख देता है सीधा-सीधा। तो क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये देख लीजिए, एक उदाहरण समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। जैसे एक शब्द है राम, एक शब्द है अनुज, ठीक है? अब यदि आप देखेंगे तो इसमें राम में अंतिम स्वर क्या है? म पूर्ण लिखा है, तो इसका मतलब इसके साथ अ शामिल है, राम, ठीक है? अ की ध्वनि आ रही है। इसका प्रथम स्वर क्या है? अनुज, अ, सॉरी प्रथम स्वर क्या है इसका? और मिलकर बताया था आपको वर्णमाला के अंतर्गत कि आ बनता है। तो अब जब आप इन दोनों को मिला देंगे, इस और इसको मिला देंगे, तो ये राम की जगह क्या हो जाएगा? ये आ म के साथ जुड़ जाएगा और हो जाएगा रामानुज, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 वर्ण मिले, 2 शब्द नहीं मिले, 2 वर्ण मिले और इन वर्णों से एक विकार उत्पन्न हुआ कि शब्द में वर्ण का विकार उत्पन्न हुआ, वर्ण में परिवर्तन आया, अ की अपेक्षा आ हो गया, ठीक है? तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारी संधि हो गई। ऐसे आपका विद्यालय शब्द है, तो यहाँ क्या हो जाता है इसका विच्छेद? ये संधि में दिया विच्छेद करना है, अभी विच्छेद की परिभाषा पे भी बात करेंगे। क्या हो जाएगा? विद्या, देखिए विद्या और विधा में अंतर होता है। बहुत जगह देखा गया है कि विद्या को विधा बोलते रहते हैं, विधा और विद्या में अंतर होता है, ठीक है? तो ये द और य मिलके विद्या बनता है, विद्या जमा आर्य। तो यहाँ क्या है? यहाँ से आ आया, विद्या, आ की ध्वनि आ रही है, इसका प्रथम स्वर आ है, आ और आ मिलकर भी क्या बनता है? आ ही बनता है। तो यहाँ आप देखेंगे संधि में यहाँ क्या है? आर्य, ठीक है? विद्यालय, यहाँ आ दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा क्या है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके अलावा भी देख लेते हैं। एक शब्द लेते हैं दिग्गज, क्या है शब्द? दिग्गज, संधि है, विच्छेद पर जाते हैं। ग का मेल ग से दिख रहा है, नियमों पे बात करूंगी लेकिन अभी आपको एक बार समझा देती हूँ। दिक जमा गज, जब आप विच्छेद देख रहे हैं, हमने विच्छेद पर जाते हैं तो विच्छेद में क्या है? विच्छेद में फिर से कहेंगे कि वर्ण विकार, 2 वर्णों में अलग करते समय क्या होता है? तो उसमें अलग करते समय वर्ण विकार उत्पन्न होता है, ठीक है? तो दिक्कत यहाँ क्या है? ग किसमें चेंज हुआ? विच्छेद होते से क में। अगर हम इधर से इसकी तरफ जाएँ तो क का मील ग से देख रहे थे, क का मील ग से, ये इसके नीचे हलंत है भाई, ये इसके नीचे हलंत लगाया है, उसको ध्यान रखिएगा, मैंने इसको 2 बार क्यों लगाया हलंत? क्योंकि यहाँ आपका दिखाई दे रहा है ग स्वर रहित है। अरे! ठीक है? और इसका मेल किससे बना? ग से, तो संधि करते समय आपको दिखाई दे रहा है क किसमें चेंज होगा? ग में। तो यहाँ क्या है? वर्ण विकार उत्पन्न हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ठीक है? विच्छेद की बात करें, तो जब एक वर्ण को 2 वर्णों में या 2 वर्णों को अलग करते समय एक में विकार उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम विच्छेद कहते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा 2 तरीके से चलेगी, विच्छेद में 2 चीज़ें होती हैं। संधि की परिभाषा एक जगह सिमटी है, विच्छेद की परिभाषा 2 जगह। जब आप स्वर संधि में विच्छेद करेंगे तो एक स्वर
2 स्वरों में विच्छेद हो जाएगा, ठीक है? वो 2 स्वरों में बँट जाएगा। हालाँकि अयादी संधि में 3 भी दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य 2 ही होते हैं। तो विच्छेद सॉरी व्यंजन संधि में जाएँगे। व्यंजन संधि करते समय 2 वर्णों का अलगाव होते समय यानी उन्हें अलग करते समय एक वर्ण का रूप परिवर्तित हो जाता है। एक वर्ण में यहाँ एक वर्ण की बजाय कहना चाहिए प्रथम पद, मुख्य का प्रथम पद। एक जगह ऐसा भी आएगा जहाँ द्वितीय में आपको दिखाई देगा, विसर्ग संधि में। करते समय प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? तो व्यंजन जब हम विच्छेद की बात करते हैं, विच्छेद के अंतर्गत स्वर की बात करें स्वर संधि में तो 2 स्वर, एक स्वर 2 स्वरों में विभाजित हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। ठीक है? तोड़ दिया जाता है। विच्छेद का तात्पर्य किससे? तोड़ने से है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि संधि का जोड़ना है तो विच्छेद का तोड़ना है। एक स्वर को 2 स्वरों में तोड़ दिया जाता है। व्यंजन में 2 वर्णों को जब तोड़ा जाता है तो प्रथम वर्ण, प्रथम पद का या प्रथम वर्ण में विकार उत्पन्न हो जाता है, प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? तो 2 तरीके से चलती है। विसर्ग की परिभाषा भी यही है कि 2 वर्णों का अलगाव करते समय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, उसमें इसलिए प्रथम नहीं लिख रही हूँ कि उसमें दोनों जगह होता है, किसी संधि में पहले हो रहा है, किसी संधि में बाद में हो रहा है, ठीक है? तो मूल रूप से आपको चीज़ें समझ में आई होगी, उम्मीद करती हूँ। देखिए, जब संधि की बात करते हैं तो विच्छेद की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एग्ज़ामिनर का मन किया वो विच्छेद के बारे में पूछने लगे, उसका मन कर रहा वो विच्छेद की परिभाषा पूछ ले, उसका मन कर रहा वो विग्रह की परिभाषा पूछ ले, क्योंकि टॉपिक में समास लिखा है आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। आपके पाठ्यक्रम में यदि समास लिखा है तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि वो विग्रह नहीं पूछ सकते क्योंकि समास को बना कैसे रहे हो, समास को विग्रह से ही समास बना रहे हो, तो इसीलिए वो उसके मूल रूप से पूछ सकता है। वैसे ही संधि किसकी कर रहे हो? 2 वर्णों की और 2 वर्णों का अलग होना क्या है? विच्छेद है। जब उन्हें जोड़ते हो तो वो संधि है, तो वो विच्छेद के बारे में पूछ सकता है। ठीक है? अब बात करते हैं संधि के प्रकार। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया? संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार है 3। वर्णमाला के भी कितने भेद है? 3। लेकिन यहाँ देखेंगे स्वर, व्यंजन और अयोगवाह का यहाँ एक प्रकार तीसरे में रखा जाता है विसर्ग। तो संधि कितनी हो गई? संधि 3 हो गई। संधि के प्रकार 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि जब 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, स्वर संधि हम किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहते हैं। इसमें ये निश्चित है कि दोनों साइड स्वर ही होंगे। मिलकर स्वर बने ये निश्चित नहीं क्योंकि अयादी और यण में स्वर नहीं बनता, इसलिए कहा 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि स्वर संधि कहते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? अब ये आपको एक बार समझा चुकी हूँ, फिर देख लीजिए। जैसे अगर बात की जाए अ, रमेश, ठीक है? एक काम करना चाहिए, विच्छेद लिखना चाहिए, विच्छेद से संधि में आना चाहिए। क्योंकि मैं संधि पढ़ा रही हूँ, विच्छेद नहीं। अगर हम देखते हैं रमा जमा ईश, क्या है? रमा जमा ईश। रमा का क्या है? आ और ई इसका प्रथम स्वर है। दोनों मिलके क्या बनते हैं? ऐ। ये आपको बताया जा चुका है कि आ और अ प्लस ई भी ऐ बनता है, आ प्लस ई मिलकर भी ऐ ही बनता है। तो संधि करते समय यहाँ से आ खत्म हुआ, यहाँ से ई खत्म हुआ। अब क्या आ जाएगा? ये जो ऐ है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? माँ के साथ। क्यों? क्योंकि ये अगर निकाल दिया तो आपके पास बचा ये रूप, आपके पास ये रूप बचा है। और जो ये ऐ है ये यहीं लिखा जाएगा इस प्लस की जगह और इसको यहाँ लिखोगे तो किसके साथ जुड़ेगा? अपने आगे वाले के। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? इसकी संधि हो जाएगी रमेश।
ठीक। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार आपको दिखाई देगा कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कौन-कौन सी संधि है? पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है हमारी गुण स्वर संधि। इसका क्रम है, ये याद रखिएगा, आप गुण के साथ यण लिखते हैं तो वो आप अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं ताकि आपको संधि को समझने में आसानी हो जाए, लेकिन इनका क्रम यही है। अगर क्रम आ जाए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। क्रम जैसा प्रश्न जो है वो या तो टीईटी की परीक्षा में बन सकता है या फिर टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बन सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर इनका क्रम पूछा जाए तो क्रम यही होगा: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है? वैसे आप अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, गुण के विपरीत यण होती है और वृद्धि के विपरीत अयादि होती है। हालाँकि आप वहाँ पे भी मात खा सकते हैं, जब मैं पढ़ाऊँगी तब समझ लेना। बात करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जो दीर्घ स्वर की परिभाषा है, वही यहाँ दीर्घ संधि की परिभाषा है। ठीक है? फिर से मैं दोहरा रही हूँ, जो दीर्घ स्वर की परिभाषा वही दीर्घ संधि की परिभाषा है। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या थी? दो सजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। वो दो सजातीय स्वरों के मेल को दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? दो सजातीय, क्योंकि दोनों तरफ समान स्वर रहेंगे दीर्घ में। वो ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है लेकिन वो सजातीय ही होगा। दो सजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें कौन-कौन से दीर्घ स्वर हैं, उन तीनों को ही लिया जाएगा। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। आपको ये मैंने वर्णमाला के समय बताया था। आ, ई और उ। ये तीनों ही स्वर यहाँ होंगे, जो संधि के माध्यम से बनेंगे। कौन-कौन से हैं? इसके बनने के तरीके देख लेते हैं, कितने तरीके से बनेगा, यानी आ को बनाने के हमारे पास कितने तरीके हैं। ठीक है? तो 4 तरीके से आपने आ को बनाया। प्लस आ, प्लस आ प्लस आ, प्लस आ। तो ये भी आपका क्या बनेगा? आ। ठीक है? तो 4 तरीके हैं आ को बनाने के, यानी कि संधि करने के। आ के लिए 4 तरीके होंगे। ठीक है? जैसे हमने एक जगह देखा था अभी, रामानुज प्लस आ का, प्लस का मेल कराया था, यानी ये वाला था राम और अनुज में। विद्यालय में देखा था विद्या जमा आल्य, तो वहाँ ये वाला नियम लगा था। ठीक है? वैसे ही आप देख सकते हैं देवालय, तो क्या हो जाएगा? देव जमा आल्य। इसमें प्लस आ गया। ठीक है? तो आप देखिए कि शब्द क्या बन जाएगा? देवालय। ठीक? तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आपको समझ में आया होगा। दूसरे पे बात करते हैं। ई को बनाने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम सजातीय स्वरों को मिलाएँगे 4 तरीके से। ठीक है? तो ये 4 तरीके। अब इसमें हम शब्द देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लीजिए। एक शब्द है सती, सती, सती जमा ईश। यहाँ से ई आया, यहाँ से भी ई आया, मिलकर क्या बना? ई। शब्द हो जाएगा सतीश। अब आप क्या करेंगे? जितने भी शब्द इससे मिलते-जुलते हैं, उन्हें एक ही तरीके से विच्छेद करने का काम करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है।
सतीश में जब विच्छेद करते हैं तो सती बनता है यानी कि दीर्घ आता है, तो ये ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ इसकी जगह लिख दूँ यतीश, अतीश, मैं मिलते-जुलते शब्दों पे बात कर रही हूँ अभी, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, यतीश में भी यति जमा ईश होगा, अतीश में अति जमा ईश होगा। अब यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक में ये बता दें तो सब में यही नियम। निर्भर करता है कि विच्छेद करने के बाद जो शब्द है वो अपने पूर्ण रूप में आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ क्या आ गया? अब आपको दिखाई दिया कि यहाँ नियम पलट गया है। यहाँ क्या है? यहाँ ई जमा ई वाला नियम लगा है। इसके अंतर्गत देख रहे हैं इसमें भी सेम नियम लगा है, ठीक है? तो आप ये गलती ना कीजिएगा कि अगर आपने सतीश पढ़ लिया तो सतीश और यतीश, अतीश, रवीश सबको एक ही तरीके से विच्छेद कर रहे हैं। रवीश भी इसी से मिलता हुआ है, तो क्या हो जाएगा? रवि जमा ईश, ठीक है? एक शब्द और आता है, अगला पेज के यहाँ ले लेते हैं। रविंद्र, रविंद्र शब्द को अधिकतर गलत लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप लिखते हैं रवि, अधिकतर ये लिखा होगा, ये अंग्रेजी की देन है कि नाम का कुछ और ही बना देते हैं। इसका विच्छेद होगा रवि जमा इंद्र, लेकिन जब संधि होगी तो संधि करते समय ई जमा ई होकर ई हो जाएगा और शब्द हमारा क्या हो जाएगा? रविंद्र, न कि रविंद्र, ठीक है? जैसे मेरा अपना ही नाम है, मेरा नाम है राखी, लेकिन मैं अंग्रेजी का नाम देखती हूँ तो अंग्रेजी में मेरा एक लिखा है राखी, यानी कि यहाँ आना चाहिए था डबल ई, लेकिन लिख रखा आई, क्योंकि हिंदी का नियम तो यही कहता है कि जहाँ डबल ई हो, जहाँ ई की मात्रा आनी है वहाँ डबल ई का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ हिंदी में रविंद्र शब्द के साथ है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ ये काम किया जाता है। ऐसे ही कविंद्र को लिखा जाता है, ऐसे कविंद्र लिख देते हैं, ठीक है? तीसरे में बात कर लेते हैं ऊ, अगला पेज पे ही जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। देखिए हमने आ पर बात कर ली, हमने ई की बात कर ली, किस किस से मिलके बनेगा, इसके शब्द बता दिया आपको, कविंद्र बता दिया, इन्हें आप फिर से विच्छेद कीजिएगा, रविंद्र बता दिया, अ, आपको यहाँ मैंने सतीश बता दिया, अतीश बता दिया, रवीश बता दिया, तो ये शब्द आपको मैंने बताए हैं। एक सेकंड। अरे मेरा लाइव ही नहीं चल रहा, गजब।